गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछला क्लास जो हम लोग का कंप्लीट हुआ था वो हेनरी लॉ पे कंप्लीट हुआ था। हम लोग हेनरी लॉ पढ़े थे, उसके क्वेश्चंस को देखे थे। आज हम लोग रॉल्ड्स लॉ पढ़ेंगे, लेकिन पहले छोटा सा एप्लीकेशन हम लोग देख लेते हैं कि हेनरी लॉ का क्या एप्लीकेशन है। एग्जाम में कभी कभार आ जाता है कि राइट टू एप्लीकेशंस ऑफ हेनरी लॉ, तो कॉपी पर हेडिंग दे दीजिएगा एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ। एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ का मतलब बस यही हो गया कि हेनरी लॉ आप कहां यूज होता हुआ देखते हैं। सबसे पहला एप्लीकेशन लिखेंगे, कोल्ड ड्रिंक बॉटल्स आर सील्ड अंडर हाई प्रेशर। कोल्ड ड्रिंक बॉटल को जो सील किया जाता है वो हाई प्रेशर पे सील किया जाता है, मतलब उसके अंदर जो गैस भरा जाता है वो हाई प्रेशर पे भरा जाता है। क्योंकि अगर गैस का प्रेशर ज्यादा होगा तो गैस का सॉल्युबिलिटी उस लिक्विड पे ज्यादा होगा, तो कोल्ड ड्रिंक में ज्यादा से ज्यादा गैस डिसॉल्व हो, इसलिए उसको हाई प्रेशर पे सील किया जाता है। ये पहला एप्लीकेशन है। आप देखिए इसमें हेनरी लॉ लग रहा है। दूसरा, आप ये जानते होइएगा कि हाई एल्टीट्यूड्स पे, पहाड़ पे गैस का प्रेशर कम होता है। अब कुछ बायो से रिलेटेड बात है, वो हम आपको समझाएं। जैसे जब आप सांस लेते हैं तो सांस लेने के प्रोसेस को कहते हैं इनहेलेशन, सांस लेना, और जब सांस छोड़ते हैं तो उसको बोलते हैं एक्सहेलेशन। तो ये तो ब्रीदिंग का दो हिस्सा है, इनहेलेशन, एक्सहेलेशन। एक होता है रेस्पायरेशन। कोई पूछे रेस्पायरेशन क्या है, तो रेस्पायरेशन और ब्रीदिंग अलग अलग चीज है। ब्रीदिंग एक हिस्सा है रेस्पायरेशन का, मतलब अगर रेस्पायरेशन अगर होना है तो उसके लिए ब्रीदिंग जरूरी है, सांस लेना सांस छोड़ना जरूरी है, लेकिन ये ब्रीदिंग है। रेस्पायरेशन क्या होता है, तो रेस्पायरेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ एनर्जी बाय ऑक्सीडेशन ऑफ एब्जॉर्ब्ड फूड। मतलब आप जब फूड खाते हैं तो सबसे पहले फूड का डाइजेशन होता है। फूड डाइजेस्ट हो गया तो डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब होके एसिमिलेट हो जाता है बॉडी में। बात फिर से सुनिए, जब आप फूड खाते हैं तो पहले फूड का डाइजेशन होता है, फिर डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब होता है। हमारे इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है, विलाई, वो एब्जॉर्ब करता है डाइजेस्टेड फूड को, और पूरे ब्लड के थ्रू पूरे बॉडी सेल्स तक पहुंच जाता है। अब जब वो फूड एब्जॉर्ब हो गया बॉडी सेल्स के द्वारा, तो ऐसा नहीं है कि फूड खाएं, पच गया, एब्जॉर्ब हो गया तो वो एनर्जी दे देगा। वो एनर्जी तब तक नहीं देगा जब तक कि वो ऑक्सीडाइज नहीं हो। एब्जॉर्ब्ड फूड अगर ऑक्सीडाइज करके एनर्जी दे रहा है तो इस प्रोसेस को हम लोग रेस्पायरेशन कहते हैं। अब वो जो फूड बॉडी के अंदर गया, अब वो कैसे ऑक्सीडाइज करेगा, तो उसको ऑक्सीजन चाहिए। अब वो ऑक्सीजन कैसे मिलता है, जब हम लोग इनहेलेशन करते हैं, तो सांस लेते हैं, तो सांस लिए तो जो नाक का दो बाहरी छेद है उसको एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल कहते हैं। ये जो आप पाइप देख रहे हैं इसको नेजल कैविटी कहते हैं। अगर इसको पाइप बोले तो जैसा दो छेद बाहर है वैसा ही दो छेद अंदर भी होगा। तो ये बाहर वाला एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, अंदर वाला इंटरनल नॉस्ट्रिल, इंटरनल नॉस्ट्रिल। इस छेद से पहले हवा अंदर गया, एक फेरिंग्स में आता है हवा। फेरिंग्स कहते हैं कॉमन जंक्शन ऑफ फूड एंड एयर। जब नाक से आप एयर लीजिएगा, माउथ से फूड खाइएगा, तो दोनों एक जगह मिलता है, उसको फेरिंग्स कहते हैं। उसके बाद फूड चला जाएगा फूड पाइप में, और ये जो एयर है वो चला जाएगा विंड पाइप में, जिसको कि ट्रैकिया कहते हैं। ट्रैकिया फिर दो भागों में बढ़ता है। ये जो ट्रैकिया है वो फिर दो भागों में बढ़ता है, उसको ब्रोंकाई कहते हैं। फिर वहां पे बहुत सारा ब्रांच निकलता है, उसको ब्रोंकियोल्स कहते हैं। उसमें ब्रोंकियोल्स में मटर जैसा स्ट्रक्चर होता है, एल्वियोली, उसमें ब्लड वेसल्स है, उसके थ्रू जो आप सांस लेते हैं वो ऑक्सीजन ब्लड को मिल जाता है। तो आप सांस ले रहे हैं, एयर है, ब्लड लिक्विड है, तो एयर लिक्विड में मिल रहा है, मतलब यहां भी हेनरी लॉ लगेगा।
बात फिर से सुनिए, आपको ये बात बताएं हेनरी लॉ में कि जब भी कोई गैस लिक्विड में डिसॉल्व हो, मतलब गैस लिक्विड में डिसॉल्व हुआ, हेनरी लॉ आ गया। आप सांस ले रहे हैं, एयर है, वो अंदर ब्लड वेसल्स के ब्लड में मिला, मतलब गैस लिक्विड में मिला, गैस लिक्विड में डिसॉल्व हुआ, गैस लिक्विड में डिसॉल्व हुआ, अब हेनरी लॉ आ गया। अब हेनरी लॉ कहता है कि गैस का लिक्विड में डिसॉल्व होना प्रेशर पर डायरेक्टली डिपेंड करता है। प्रेशर ज्यादा तो गैस ज्यादा डिसॉल्व होगा लिक्विड में, प्रेशर कम तो गैस कम डिसॉल्व होगा लिक्विड में। अब हाई एल्टीट्यूड्स पे प्रेशर कम होता है, तो जब पहाड़ पे आप जाते हैं, पहाड़ पे अगर एयर का प्रेशर कम है तो वो आपके ब्लड में जो ऑक्सीजन है वो कम डिसॉल्व होगा। कम डिसॉल्व होगा तो जितना भी ब्लड का, बॉडी का जो सेल है उसको कम मात्रा में ऑक्सीजन मिलेगा, क्योंकि ब्लड में कम डिसॉल्व हुआ तो बॉडी सेल्स को भी ऑक्सीजन कम मिलेगा। तो फूड भी कम ऑक्सीडाइज करेगा, फूड कम ऑक्सीडाइज करेगा तो कम एनर्जी रिलीज होगा, कम एनर्जी रिलीज होगा तो हाई एल्टीट्यूड्स पे आप जल्दी थक जाइएगा, बहुत आप एनर्जेटिक फील नहीं कीजिएगा। तो ये सेकंड पॉइंट है। सेकंड पॉइंट लिखेंगे कि एट हाई एल्टीट्यूड्स एयर प्रेशर is low. At high altitudes, air pressure is low. Due to which less oxygen is dissolved in blood and less amount of energy is released by oxidation of absorbed food. तो ये सेकंड पॉइंट आप लिख लीजिए। सेकंड पॉइंट में आप देखिए, जो आपको बात समझ आए हैं वही बात लिखा हुआ है कि हाई एल्टीट्यूड्स पे एयर का प्रेशर कम होता है। जब एयर का प्रेशर कम होगा तो कम ऑक्सीजन डिसॉल्व होगा ब्लड में। जब ब्लड में कम ऑक्सीजन डिसॉल्व होगा तो फिर लेस ऑफ एनर्जी रिलीज होगा बाय ऑक्सीडेशन ऑफ एब्जॉर्ब्ड फूड एंड पर्सन get tired easily। तो ये आपका एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ हो गया। अब हम लोग रॉल्ड्स लॉ पढ़ेंगे, इसको नोट कर लीजिए। चलिए कॉपी पर हेडिंग दे देंगे, रॉल्ड्स लॉ फॉर volatile components। Raoult's law for volatile components। देखिए volatile का मतलब होता है which can be changed into vapor। जो भाप का रूप ले सकता है, मतलब आप जिसको गर्म करिए और भाप बन जाए उसको वोलेटाइल कहते हैं, और जो भाप नहीं बने वो नॉन वोलेटाइल है। जैसे ग्लूकोज नॉन वोलेटाइल है, चीनी नॉन वोलेटाइल है, और जो भाप बन के उड़ेगा वो वोलेटाइल हुआ। तो हम लोग सॉल्यूशन के वोलेटाइल कंपोनेंट्स के लिए रॉल्ड्स लॉ पढ़ने जा रहे हैं। कहने का मेरा मतलब है कि मान लीजिए कि कोई कंटेनर है, इस कंटेनर में दो कंपोनेंट मिलाएं, एक मिलाएं ए और एक मिलाएं बी, इसको मिला के सॉल्यूशन बनाएं। फिर से बात सुनिए, एक कंटेनर है, इसमें दो कंपोनेंट लिए, ये दो कंपोनेंट को मिलाकर सॉल्यूशन बनाएं, एक लिए ए एक लिए बी।
ये वाला भी वोलेटाइल है और ये वाला भी वोलेटाइल है। जो कंपोनेंट लिए हैं वो वोलेटाइल कंपोनेंट लिए हैं, मतलब अगर इसको गर्म करें किसी टेम्परेचर पे तो A भी वेपर बनेगा और B भी वेपर बनेगा, ये भी वेपर बनेगा, ये भी वेपर बनेगा। वेपर बनेगा तो यहां प्रेशर लगाएगा। तो कुछ छोटे छोटे टर्म्स को समझिए, जैसे कभी भी अगर लिखें हम PA तो इसको पढ़ेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ A, पार्शियल प्रेशर ऑफ A। कभी भी अगर लिखें PB, इस सब का भी हम मतलब बताएंगे, पहले हम लिख दे रहे हैं उसके बाद हम मतलब बताएंगे कि पार्शियल प्रेशर ऑफ A का मतलब क्या। PB इसको पढ़ते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ B। P0A प्योर वेपर प्रेशर ऑफ A। P0B प्योर वेपर प्रेशर ऑफ B। ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब हम समझाते हैं कि इसका मतलब क्या हुआ। जैसे बात समझिए, पहले छोटे छोटे एग्जाम्पल्स को समझाते हैं इससे अलग। मान के चलिए कि एक और एक कोई दूसरा आदमी, दोनों कॉफी शॉप में गए कॉफी पीने के लिए। दो दोस्त हैं, कॉफी शॉप में कॉफी पीने के लिए गए। अब कॉफी पीने के बाद 500 रुपया का बिल आया। तो हम तो चाह रहे थे कि बगल वाला जो साथ में गया वही पूरा बिल पे कर दे। अब वो अपने वॉलेट से 400 रुपया निकाल के दे दिया। फिर मेरे तरफ देखने लगा कि भाई अब तुम भी कुछ दे दो, तो 100 रुपया हम भी दे दिए। तो 500 रुपया का बिल आया तो 400 रुपया मेरा दोस्त दे दिया, 100 रुपया हम दे दिए। तो यहाँ पे जब दो लोग साथ में थे तब एक के द्वारा जो दिया गया पेमेंट उसको कहेंगे पार्शियल कंट्रीब्यूशन ऑफ दिस वन, और जो इसके द्वारा दिया गया पेमेंट वो पार्शियल कंट्रीब्यूशन ऑफ दिस वन। ये हुआ पार्शियल वर्ड का मतलब। पार्शियल वर्ड तभी यूज हो रहा है जब एक से ज्यादा है यहाँ कंपोनेंट, A और B दोनों है। A भी प्रेशर लगा रहा है, B भी प्रेशर लगा रहा है। तो जो A प्रेशर लगा रहा है उसको बोलेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ A, और जो B प्रेशर लगा रहा है उसको बोलेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ B। और अगर मान लीजिए, सुनिए, कि कॉफी पीने हम अकेले जाते हैं, दोस्त नहीं होता, अकेले जाते, बिल कितना आता? 250। हमको कितना पे करना होता? तो 250, पूरा 250 हमको पे करना होता। तो वहां पर फिर पार्शियल वर्ड यूज नहीं होगा। जैसे इस कंटेनर में केवल A होता, B होता ही नहीं। गर्म करते केवल A भाप बनता, तब जो A का प्रेशर होता उसको बोलते प्योर वेपर प्रेशर ऑफ A। इसमें B केवल लेते, A लेते ही नहीं, तब जो केवल B प्रेशर बनाता तो B के प्रेशर को हम लोग बोलते प्योर वेपर प्रेशर ऑफ B। बच्चा लोग छोटा छोटा सवाल पूछता है मेरे से, उसको लगता है कि सर इसका वैल्यू, पार्शियल प्रेशर ऑफ A का वैल्यू और प्योर वेपर प्रेशर ऑफ A का वैल्यू सेम नहीं होगा। हम बोले जी नहीं, दोनों का वैल्यू डिफरेंट होगा। तो बोला क्यों? अगर मान लीजिए कि आप यहां पर इसको ले रहे हैं 25 ml और आप इसको ले रहे हैं 35 ml, दोनों इतना इतना लिए, एक ले लिए 25 ml, एक ले लिए 35 ml। तो A का कुछ प्रेशर आया, पार्शियल प्रेशर ऑफ A। अब आप इस कंटेनर में केवल 25 ml A लीजिएगा, B लीजिएगा ही नहीं, तब भी तो प्रेशर उतना ही आना चाहिए। तो जी उसका उतना प्रेशर नहीं आता। अब उतना प्रेशर क्यों नहीं आता, इसके लिए आप थोड़ा सा बात समझिए। जैसे कुछ इंटरेक्शन मॉलिक्यूल्स के बीच में भी होता है आपस में। जैसे A अगर अकेले है, इस कंटेनर में केवल अगर A होता तो फोर्स किसके बीच में लगता? A और A के बीच में लगता।
जैसे कोई बर्तन है उसमें केवल वाटर रखा हुआ है, तो वाटर 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 के बीच में केवल फोर्स लग रहा है। अब अगर इसमें ए के साथ अगर बी भी मिला दिया गया तो ए के बीच में तो फोर्स लग रहा है, बी के बीच में भी फोर्स लग रहा है, ए और बी के बीच में भी फोर्स लग रहा है। हो सकता है कि जिसके साथ मिलाया गया, जो लिक्विड है उसको अगर जिसके साथ मिलाया गया, हो सकता है कि उन दोनों के बीच में आपस में इंटरेक्शन बहुत तगड़ा होने लगा, ये एक दोनों को आपस में ज्यादा फोर्स से दोनों एक दूसरे को खींचने लगा। तो अगर इन दोनों के बीच में अगर फोर्स स्ट्रांग हो जाएगा, उस केस में अगर आप हीट दीजिएगा तो बहुत सारा हीट वेस्ट हो जाएगा पहले इसके इंटरेक्शन को खत्म करने में। और जब ये इंटरेक्शन खत्म हो जाएगा तब ये मॉलिक्यूल फ्री हुआ ऊपर वेपर बन के उड़ने के लिए। तो ये दिमाग में रखेंगे कि आपस का इंटरेक्शन भी बहुत ज्यादा मायने रखता है इन सब के वैल्यूज के लिए। तो अगर ए और बी साथ में है तो जो वैल्यू होगा वो अलग होगा, ए अकेले होगा तो जो वैल्यू होगा वो अलग होगा। तो पहले तो ये छोटा छोटा टर्म्स दिमाग में रखेंगे कि पी ए को क्या पढ़ना है, तो पी ए को पढ़ना है पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। पी नॉट ए को क्या पढ़ना है, तो उसको पढ़ना है प्योर वेपर प्रेशर ऑफ ए। पी बी को क्या पढ़ना है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। पी नॉट बी को क्या पढ़ना है, तो प्योर वेपर प्रेशर ऑफ बी। क्या इतना दूर एकदम क्लियर? अब देखिए, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रॉल्ड्स लॉ फॉर वोलेटाइल कंपोनेंट। मतलब सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन का ये दो कंपोनेंट है, दोनों ही वोलेटाइल है, दोनों ही वेपर बन के उड़ने लायक है, दोनों वेपर बन के उड़ेगा। तो ये रॉल्ड्स लॉ क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ volatile components, according to this law for a solution of volatile components, vapor pressure of each component, for a solution of volatile components, vapor pressure of each component depends directly on its mole fraction। पहले तो आप ये स्टेटमेंट देखें कि फॉर अ सोल्यूशन ऑफ वोलेटाइल कंपोनेंट्स, ये सोल्यूशन है वोलेटाइल कंपोनेंट के मिलने से बना, तो वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन इट्स मोल फ्रैक्शन। इसका मतलब है कि जो ए का वेपर प्रेशर है वो ए के मोल फ्रैक्शन पर डायरेक्टली डिपेंड करेगा, और जो बी का वेपर प्रेशर है वो बी के मोल फ्रैक्शन पर डायरेक्टली डिपेंड करेगा। अगर ये प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएं तो कांस्टेंट आएगा, उसको बोलेंगे पी नॉट ए। पी नॉट ए को क्या पढ़ते हैं बता चुके। यहां अगर ये प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा पी नॉट बी। पी नॉट बी को क्या पढ़ते हैं बता चुके। अगर टोटल वेपर प्रेशर का बात करें तो टोटल वेपर प्रेशर पीए और पीबी के जोड़ के बराबर होगा। तो लिख सकते हैं कि पी टोटल इज इक्वल्स टू पीए के जगह पे पी नॉट ए एक्स ए, अब पीबी के जगह पे पी नॉट बी एक्स बी। ये फॉर्मूला पे आपको न्यूमेरिकल दिखेगा, ये सब फॉर्मूला पे आपको न्यूमेरिकल दिखेगा। सारा फॉर्मूला हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि फॉर्मूला का एक पन्ना बनाइए और उस पन्ने में जितना भी फॉर्मूला आते जाए सबको लिखते चले जाइए। अब ये एक्स ए है, एक्स बी है। आप जानते हैं कि किसी भी सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट है अगर, तो दोनों का मोल फ्रैक्शन जोड़ दीजिएगा तो वैल्यू कितना आएगा 1। अगर आप जानते हैं ऐसा कि एक्स ए और एक्स बी का जोड़ 1 होता है
तो आप xa के जगह पे लिख सकते हैं 1 माइनस xb, या आप xb की जगह पे लिख सकते हैं 1 माइनस xa। तो दोनों को एक टर्म में चेंज करने जा रहे हैं। तो p टोटल इज इक्वल्स टू p नॉट a, xa को लिख दे रहे हैं 1 माइनस xb प्लस p नॉट b xb। यहाँ x बार बार पढ़ दे रहे हैं, पढ़ते रहेंगे। ऐसे मूल फ्रैक्शन के सिंबल को क्या पढ़ते हैं आपको पहले बता चुके हैं। अब देखिए p टोटल इज इक्वल्स टू p नॉट a को 1 से गुना करेंगे p नॉट a को xb से गुना करेंगे तो माइनस p नॉट a xb प्लस p नॉट b xb। अब p टोटल इज इक्वल्स टू p नॉट a, xb यहां भी है xb यहां भी है, तो xb को अगर कॉमन ले ले तो p नॉट b पहले क्योंकि प्लस साइन वाला, और p नॉट a बाद में। ये भी फॉर्मूला है। तो ये सब जो फॉर्मूला देख रहे हैं, इन सब फॉर्मूला पे सवाल आएगा जो कि अब आपको आगे बताया जाएगा। ये पूरा नोट कर लीजिए। अब जो आपको रॉल्ड्स लॉ बताया गया उस पे आपको एक बेहतरीन सवाल सिखा रहे हैं। ये सवाल आपको एनसीईआरटी के एक्सरसाइज क्वेश्चन से लिया गया है। क्वेश्चन लिखेंगे, 100 ग्राम ऑफ लिक्विड ए, उसका मोलर मास दिया हुआ है 140 ग्राम पर मोल, was dissolved in 1000 ग्राम of liquid B। इसका आपको मोलर मास दिया हुआ है 180 ग्राम पर मोल। फुल स्टॉप। द वेपर प्रेशर of pure liquid B was found to be 500 torr। Calculate the vapor pressure of pure liquid A and its vapor pressure in solution if total vapor pressure of solution is 475 torr। देखिए ये तो जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन लंबा लग सकता है लेकिन है बहुत आसान। पहले इसको धीरे धीरे आपको समझाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, पहले सारा डेटा आराम से लिखना होगा। कह रहा है कि लिक्विड ए है, एक कंटेनर है उसमें एक लिक्विड लिए ए,
ये लिक्विड कितना लिए तो 100 ग्राम, इसका मास दे दिया है 100 ग्राम, और इसका मोलर मास, इसका फॉर्मूला मास है 140 ग्राम पर मोल। यूनिट नहीं लिख रहे हैं क्योंकि जगह नहीं है मेरे पास। अब इसमें बी के बारे में भी लिखना है, यहाँ यूनिट लिखा हुआ है ग्राम पर मोल, आप यहाँ लिख लीजिएगा ग्राम पर मोल। तो एक कंटेनर है, उसमें 2 लिक्विड लिया गया है, एक लिक्विड लिया गया है ए, कितना तो 100 ग्राम, इसका मोलर मास दिया हुआ है 140 ग्राम पर मोल। इसको डिसॉल्व किया गया 1000 ग्राम लिक्विड बी में, मतलब इसमें एक और लिक्विड मिलाया गया बी, उसका मास है 1000 ग्राम और उसका मोलर मास है 180 ग्राम पर मोल, 180 ग्राम पर मोल लीजिए, ग्राम पर मोल लिख दिए। इसमें 2 कंपोनेंट है ए और बी, ए इतना लिया गया 100 ग्राम, बी इतना लिया गया 1000 ग्राम, दोनों का मोलर मास दिया हुआ है। अब देखिए वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बी, प्योर लिक्विड बी कैसे लिखेंगे तो पी नॉट बी, पी नॉट बी आपको दिया हुआ है 500 टॉड, टॉड इज ऑल्सो यूनिट ऑफ प्रेशर, प्रेशर का यूनिट बहुत सारा होता है। अब करा कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए, प्योर लिक्विड ए का वेपर प्रेशर आपसे पूछ रहा है, पी नॉट ए आपसे पूछ रहा है, एंड इट्स वेपर प्रेशर इन ए सोल्यूशन, पीए भी पूछ रहा है, पी नॉट ए भी पूछ रहा है, पीए भी पूछ रहा है। इफ टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इज 475 टॉड, आपको पी टोटल दे दिया है 475 टॉड। ये जो डेटा क्वेश्चन से पता चल रहा है वो पूरा डेटा आपको लिख दिया गया। पहले बोल दिया गया कि 100 ग्राम लिक्विड ए लिए, इसमें मिलाएं 1000 ग्राम लिक्विड बी को, दोनों का मोलर मास दे दिया गया है, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ बी दिया गया है, टोटल वेपर प्रेशर दिया गया है, पूछ क्या रहा है तो प्योर वेपर प्रेशर ए और वेपर प्रेशर ऑफ ए इन सॉल्यूशन। अब दिमाग लगा के आपको ऑपरेट करना है, कौन सा फॉर्मूला लगाएं, कैसे बनाएं कि क्वेश्चन बने। तो एक बात सुनिए, यहां तो फॉर्मूला जब आप लगाइएगा कि P टोटल इज इक्वल्स टू PA प्लस PB, PA को आप तोड़िएगा P नॉट A इंटू XA, PB को आप तोड़िएगा P नॉट B इंटू XB, तो आपको XA और XB तो चाहिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ A और मोल फ्रैक्शन ऑफ B तो चाहिए। तो सबसे पहले तो मोल निकालते हैं हम लोग A का। A का अगर मोल निकालेंगे तो मास ऑफ A बाई फॉर्मूला मास ऑफ A करना पड़ेगा। मास ऑफ A है 100, फॉर्मूला मास ऑफ A है 140, इसको डिवाइड करना होगा। डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.71, ये पहले A का मोल आ गया। इसी तरीके से अब B का मोल निकालेंगे तो मास ऑफ B बाई फॉर्मूला मास ऑफ B, मास ऑफ B कितना है तो 1000, फॉर्मूला मास ऑफ B कितना है तो 180, इसको डिवाइड करेंगे। ये आप डिवाइड करेंगे तो 5.55 आ जाएगा। A का मोल निकल गया, B का मोल निकल गया। अब जब दोनों का मोल निकल गया तो दोनों का मोल फ्रैक्शन भी आसानी से निकाला जा सकता है। A का मोल फ्रैक्शन निकालेंगे, पहले A के मोल को ऊपर रखेंगे, नीचे में टोटल मोल रखेंगे 0.71 प्लस 5.55, इसको सॉल्व करेंगे तो 0.11 आएगा। इसके बाद मोल फ्रैक्शन ऑफ B निकालेंगे तो B के मोल को ऊपर रखेंगे, नीचे में टोटल मोल रखेंगे, A का मोल B का मोल, तो ये आएगा 0.89। बोलिए यहां तक में कोई प्रॉब्लम दिख रहा है आपको?
तो पहले दोनों का मोल फ्रैक्शन निकालना जरूरी था, ए का और बी का। ये जो दो कंपोनेंट हम लोग लिए हैं सॉल्यूशन का, पहले दोनों का मोल निकाल के मोल फ्रैक्शन निकाल लिया। अब फॉर्मूला पे आते हैं। एक फॉर्मूला है हमारे पास कि टोटल प्रेशर इज इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी। पी बी को लिख सकते हैं पी नॉट बी इंटू एक्स बी। बोलिए कोई प्रॉब्लम? ऐसा इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि पी नॉट बी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है और एक्स बी भी आप निकाल चुके हैं, ये भी पता है, ये भी पता है, और पी टोटल भी आपको क्वेश्चन में दे रखा है। तो ये सब अगर आप वैल्यू पुट कर दीजिएगा तो यहां से आपको पी ए निकल जाएगा जो कि रिक्वायर्ड है। सबका वैल्यू रखते हैं। पी टोटल है 475, पी ए चाहिए, पी नॉट बी है 500, इसको गुना कर रहे हैं एक्स बी से, एक्स बी है 0.89, 475 पी ए, इसको गुना करेंगे तो 435 शायद 445, ये आएगा 445। तो अब पी ए निकल जाएगा, इसमें से इसको घटा देंगे तो 30 टॉड। यूनिट सबका टॉड में दिया हुआ था तो टॉड निकल गया। तो आपसे पी ए अब कैलकुलेट हो गया। अब एक चीज बच गया, पी नॉट ए। फिर जो फॉर्मूला है वो लगाइएगा कि पी ए इज इक्वल्स टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए। अब देखिए पी ए पता है 30, पी नॉट ए आपको निकालना है। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकल चुका है 0.11, पी नॉट ए चाहिए तो इसके लिए 30 टॉड को डिवाइड कर देंगे 0.11 से। इसको डिवाइड करने के बाद आएगा 272.72, 272.72। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन और देने जा रहे हैं बोर्ड पे, इसी रॉल्ड्स लॉ पे बेस्ड। तो वो क्वेश्चन हम पूरा आपको समझा देंगे, मोटा मोटी हम ही बना देंगे, थोड़ा मोड़ा कैलकुलेशन करने के लिए आपको देंगे। चलिए पहले क्वेश्चन लिखिएगा। ये भी क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही है, एक्सरसाइज क्वेश्चन है। हेप्टेन एंड ऑक्टेन, मतलब ये 7 कार्बन का अल्केन है। फॉर्मूला आपको आना चाहिए C7H16, फॉर्मूला क्वेश्चन में दिया नहीं रहेगा। ऑक्टेन C8H18। हेप्टेन एंड ऑक्टेन फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन। आप अभी समझिए बस कि हेप्टेन और ऑक्टेन मिलके सॉल्यूशन बनाया। आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, ये रॉल्ड्स लॉ जो भी पढ़ाए हैं उसका ग्राफ जब बता दिया जाएगा इसके बाद, तो उसके बाद आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में भी बताया जाएगा। तो अभी पहले बताएं कि हेप्टेन एंड ऑक्टेन फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन एट 373 केल्विन the vapor pressure of liquid components are 105.2 kilopascal and 46.8 kilopascal respectively. What will be the
वेपर प्रेशर ऑफ what will be the vapor pressure of mixture of 26 gram heptane and 35 gram octane. देखिए, ये जो क्वेश्चन लिखे हैं, पहले तो हम क्वेश्चन को आपको समझाएं। क्वेश्चन में आपको कहा जा रहा है कि हेप्टेन और ऑक्टेन मिलकर के कोई सॉल्यूशन बनाया, कंटेनर ले लिए, इसमें हेप्टेन ले लिए, ऑक्टेन ले लिए, मिलके सॉल्यूशन बनाया। प्रेशर दोनों कंपोनेंट का, हेप्टेन का और ऑक्टेन का, अलग अलग का प्रेशर आपको दिया हुआ है। पी नॉट ऑफ हेप्टेन पता है 105.2 किलो पास्कल और पी नॉट ऑफ ऑक्टेन भी आपको पता है 46.8 किलो पास्कल। आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट विल बी द वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर ऑफ 26 ग्राम हेप्टेन एंड 35 ग्राम ऑक्टेन। ये 26 ग्राम अगर ले लें और ये अगर 35 ग्राम ले लें तो इस मिक्सचर का वेपर प्रेशर क्या होगा? ये जो मिक्सचर तैयार हुआ उसका वेपर प्रेशर क्या होगा? टोटल वेपर प्रेशर आपको निकालने का फॉर्मूला पता है, प्रेशर ऑफ हेप्टेन प्लस प्रेशर ऑफ ऑक्टेन आपको करना है। पूरा लिख देते हैं, हेप्टेन ऑक्टेन। प्रेशर ऑफ हेप्टेन निकालने के लिए पी नॉट ऑफ हेप्टेन को गुना करना पड़ेगा मोल फ्रैक्शन ऑफ हेप्टेन से। प्रेशर ऑफ ऑक्टेन निकालने के लिए पी नॉट ऑफ ऑक्टेन को गुना करना पड़ेगा मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टेन से। ये दोनों पता है तो आपको ये दोनों पता करना होगा। मोल फ्रैक्शन पता करने के लिए आपको पहले तो मोल निकालना पड़ता है। पहले तो मोल निकाल लेंगे हेप्टेन का। मोल कैसे निकलेगा? तो मास बाई फॉर्मूला मास। मास इसका दे दिया है 26, फॉर्मूला मास होगा 100। आप इसका फॉर्मूला मास निकाल लेंगे, C7 फॉर्मूला मास आएगा आपका 100। 26 को 100 से डिवाइड करेंगे 0.26 आएगा। मोल निकालेंगे फिर ऑक्टेन का, मास बाई फॉर्मूला मास। ऑक्टेन का आपको मास है 35, फॉर्मूला मास 114 होगा, इसको डिवाइड करेंगे 0.30 आ जाएगा। अगर दोनों का मोल पता है तो दोनों का मोल फ्रैक्शन भी निकाला जा सकता है। मोल फ्रैक्शन अगर आपको हेप्टेन का चाहिए तो हेप्टेन के मोल को ऊपर रखेंगे और टोटल मोल को नीचे कर देंगे 0.56 को। अब अगर आप इसको डिवाइड करते हैं तो आएगा 0.46। इसी तरीके से मोल फ्रैक्शन ऑक्टेन का निकाल लीजिएगा, तो उसके डेटा को यहां पे पुट कीजिएगा। ये दोनों वैल्यू आपको क्वेश्चन में पहले से दे रखा है। गुना करके फिर आपस में जोड़ करके टोटल प्रेशर निकाल लीजिएगा। बोले थे कि थोड़ा मोड़ा कैलकुलेशन आपसे खुद करवाएंगे। ये रॉल्ड्स लॉ पे प्रॉब्लम हम आपको दिए। अब आपको आगे पढ़ाया जाएगा कि रॉल्ड्स लॉ का ग्राफ किस तरीके का होता है, क्या होता है आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। उसके बाद चैप्टर के फिर मेन टॉपिक पे हम लोग घुस जाएंगे जो कि है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए।